हेलो एवरीवन, ये वीडियो टीएस एलियट के एक फेमस पोएम जेरोनसन से रिलेटेड है। थॉमस स्टर्न एलियट एक फेमस पोएट, एसेइस्ट और क्रिटिक थे 20th सेंचुरी में। उनका जन्म सेंट लुइस, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था और उन्होंने अपना जो हायर एजुकेशन वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाद में उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा। टीएस एलियट को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलता है 1927 में और एलियट का famous work है The Love Song of J.L. Prufrock and Other Observation, which was published in 1917, and The Wasteland, which was published in 1922. T.S. Eliot को 1948 में नोबेल प्राइज और ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया जाता है। T.S. Eliot को he is often proclaimed to be a classicist in literature, royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion. So इस फ्रेज से उनको प्रोक्लेम्ड किया जाता है और ये काफ़ी फेमस है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि हु इज़ प्रोक्लेम्ड एज ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। जेरोनसन का कुछ फेमस लाइन यहाँ है जिसको आप एज ए कोटेशन के रूप में अपने लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं। सो पहला जो है, हियर आई एम एन ओल्ड मैन इन ड्राई मंथ बीइंग रीड टू बाय अ बॉय वेटिंग फॉर रेन। ये इस पोएम का ओपनिंग लाइन है। Next, as signs are taken for wonders, we would see a sign, the word within a word, unable to speak a word. Next, history has many cunning passages, contrived corridor, and issues deceives with whispering ambitions. एलियट्स का ये जो पोएम है जेरोनसन एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टाइप का पोइट्री होता है जो कि स्पीच फॉर्म में होता है, which having background of the फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इस पोएम के बैकग्राउंड में फर्स्ट वर्ल्ड वार है जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। सो इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920 और ये जो पोएम है जेरोनसन ये 1920 में पब्लिश होता है। इन्हीं का एक कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसका नाम है एरा वोज प्रिक एंड पोएम्स, जिसका मीनिंग होता है टू यू वी प्रे। तो इस कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश्ड हुआ एंड द टाइटल, जो इस पोएम का टाइटल है जेरोनसन, वो उसका मतलब होता है लिटिल ओल्ड मैन। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ एन ओल्ड मैन। और ये जो पोएम है जेरोनसन को एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है जेरोनसन और उसी का स्पीच है ये पूरा पोएम। एक फिक्शनल कैरेक्टर है जेरोनसन, तो उसी का स्पीच है, उसी का फीलिंग और इमोशन हम लोग इसमें देखेंगे। Who finds himself incapable for the betterment of the society due to hopelessness during the World War. So जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो वो खुद को हेल्पलेस, होपलेस पा रहा था और उसको ये ऐसा लग रहा था कि वो इनकैपेबल है कि अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके। सो द पोएम हैज़ 8 स्टेंजा विच हैव बीन कंपोज्ड इन फ्री वर्स। और इस पोएम का जो कंपोजिशन है वो फ्री वर्स में किया गया है। फ्री वर्स में हम लोग जानते हैं कोई भी सिंगल राइम स्कीम नहीं होता है और ना ही किसी मैट्रिकल पैटर्न को ये फॉलो करता है, जो भी फ्री वर्स है। इस पोएम में एक एपिग्राफ मिलेगा, एपिग्राफ विच मीन्स सेइंग या कोटेशन, जो कि पोएम के बिगनिंग से पहले होता है, जिस पे लिखा हुआ है इसके एपिग्राफ में, दाउ हैज नॉट नॉर यूथ नॉर एज बट एज इट वेयर एन आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग ऑफ बोथ। सो ये जो एपिग्राफ है ये विलियम शेक्सपियर के प्ले मेजर फॉर मेजर एक्ट 3 सीन फर्स्ट से लिया गया है, विच इज स्पोकन बाय द ओल्ड ड्यूक विंसेंसियो टू क्लॉडियो। तो मेजर्स फॉर मेजर्स में एक ओल्ड ड्यूक है विंसेंसियो, जो कि क्लॉडियो जो कि एक यंग मैन है और उसे डेथ का सजा सुनाया गया था, तो उसी को वो बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं, द ड्यूक एडवाइसेस क्लॉडियो नॉट टू वैल्यू लाइफ हाईली बिकॉज लाइफ हैज ओनली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनसिक्योरिटी। सो उनको सजेस्ट करते हैं जो ओल्ड ड्यूक है कि लाइफ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देने का चीज़ है, क्योंकि अगर आप जब तक जीवित है तब तक आपको कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा और आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी रहेगा ही। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा द स्पीकर कैन बी सीन कॉलिंग हिमसेल्फ एज एन ओल्ड मैन। जब पोएम शुरुआत होता है तो आप देखेंगे कि वो फर्स्ट ही लाइन में जो हम आपको कोटेशन में दिया है वहीं से वो कहते हैं हियर आई एम एन ओल्ड मैन, वहीं से आपको उसके बाद वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बताते हैं वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि वो जहाँ है वहाँ एक लड़का पढ़ रहा है, एकदम नॉर्मल जो चीज़ उनके आसपास घटित हो रहा है या हो रहा है उसके बारे में वो फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा में वो डिस्कशन करते हैं। सो जैसे कि उनके वो जहाँ है वहाँ एक लड़का पढ़ रहा है एंड
वो जो टाइम है जिस पीरियड से आते हैं, जिस कंटेम्प्रेरी पीरियड से आते हैं, वो होपलेसनेस का टाइम है, क्योंकि वॉर वगैरह हो रहा था, तो बस ये होपलेसनेस, एंग्जाइटी, यही सब चीज़ लाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं, फिर कह रहे हैं कि इज वेटिंग फॉर रेन, जिसका मतलब है बस इनको होप का तलाश है। एंड अकॉर्डिंग टू जेरोनसन, ही वॉज नॉट इन द बैटल फील्ड, डिड नॉट फाइट विथ हिज एनिमीज, डिड नॉट नीड डीप डाउन फर्टिलिटी एंड नॉट wounded by a sword, नॉट बीटन बाय फ्लाई। सो अपने होल लाइफ के बारे में कहते हैं, ना ही वो किसी भी एनिमी से लड़े या ना किसी बैटल फील्ड में थे, ना ही कभी ये स्वॉर्ड से घायल हुए और ना ही किसी फ्लाइज वगैरह से ये काटेगा। अपने बारे में तो ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन देने के बाद फिर वो बात करते हैं, जेरोनसन फिर आगे कहते हैं कि हिज हाउस इज अ डिकेड हाउस। सो वो जिस घर में रह रहे हैं वो कैसा है, डिकेड है, वो उसका मतलब उसका नाश होने वाला है। एंड द ऑनर ऑफ द हाउस वाज बोर्न इन कैफे ऑफ एंट्रप, ग्रू अप ब्रसेल एंड द मैच्योर इन लंदन। फर्दर वो बात करते हैं, वो एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और अपने ऑनर के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका जन्म एक कैफे में हुआ एंटवर्प के, और वो ब्रसेल में जन्म लिए, उसके बाद वो लंदन में मैच्योर हुए। एंड देयर आर रॉक्स, मॉस, स्टोन क्रॉप्स, आयरन, मॉड एंड अ गोट कप्स एट नाइट इन द फील्ड। जो भी उनके आसपास है उन चीज़ों का वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस पोएम में। देन देयर इज अ वुमन इन हर किचन मेकिंग टी, स्नीजिंग। उसके बाद एक वुमन है कोई किचन में, उनके बारे में वो बात करते हैं, वो चाय बना रही है और किस टाइप से स्नीज कर रही है। देन पोकिंग द ब्लॉक्स गटर, द प्लेस वेयर ही लिव्स इज टर्बुलेंट। और जहाँ वो रह रहे हैं वो प्लेस क्या है, टर्बुलेंट, मतलब वो स्थिर नहीं, एकदम रेस्टलेसनेस है वहाँ पे। तो ओवरऑल वो पूरा अपनी सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जेरोनसन एज स्पीकर ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट स्टेंजा में आप देखेंगे कि वो बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, किस टाइप से जो ह्यूमन वैल्यू है, जो इथिक्स है, वो खत्म हो रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में बात करते हैं। द स्पीकर स्टेट्स मे एज डिप्रेव्ड मे। सो मई जो मंथ है मे, उसको वो कह रहे हैं डिप्रेव्ड में। क्यों? विच मीन्स करप्ट में, एज वी नो मे रिप्रेजेंट्स द रिवाइवल ऑफ लाइफ एज हैपन्स आफ्टर द विंटर। हालांकि मे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये रिवाइवल है एक टाइप से, क्योंकि आप देखेंगे पेड़ पौधे में नए नए जो लिप्स है, फ्लावर्स ब्लूम वगैरह करते हैं, बट यहाँ ये कह रहे हैं कि ये करप्ट में है। क्यों? बिकॉज द वर्ड्स डॉगो, चेस्टनट्स एंड जूडास आर फ्लावर्स विच एक्सप्रेसेस सेंसुअलिटी। सो इसमें आप देखेंगे कुछ कुछ फ्लावर्स का नाम वो बताते हैं जेरोनसन, जैसे कि डॉगोड या चेस्टनट और जूडास, ये सारे नेम ऑफ द फ्लावर्स जो कि मे में खिलते हैं, और ये सारे फ्लावर्स सेंसुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जूडास ना केवल एक फ्लावर है बल्कि एक बिब्लिकल कैरेक्टर भी, बाइबल में एक कैरेक्टर है दैट इज नोन फॉर ट्रेजरी। सो इन्हें जाना जाता है जूडास को धोखा देने के लिए, और ये जीसस का इसको धोखा दिए। सो इसी कारण जीसस का इसका क्रूसिफिकेशन हुआ, सूली पे चढ़ा दिया गया। सो द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लावरिंग जूडास सिंबलाइजेस द इंक्रीज्ड रिलीजियस सिचुएशन इन सोसाइटी। और जूडास का जब और या फिर मे में जो भी फ्लावर्स आते हैं लाइक जूडास या अदर जो भी फ्लावर है, ये तो सेंसुअलिटी को रिप्रेजेंट करता ही है, साथ ही साथ ट्रेचरी को भी रिप्रेजेंट करता है, सेंसुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इनका ये कहना है कि ये एक टाइप का करप्शन लाता है, धोखाधड़ी है, ये जो मे है वो लाता है। So instead of doing the Christian ceremony of Eucharist, people in contemporary society are taking nourishment from the corruption and treachery. So इनका ये मानना है कि अर्लियर जो भी लोग खुद को प्यूरिफाई करते थे, जो भी क्रिश्चियन थे, वो खुद को यूक्राइस्ट के सेरेमनी करके खुद को प्यूरिफाई करते हैं, खुद को रिवाइव करते हैं। लेकिन जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के लोग हैं, जो उनके समय के जो लोग हैं, वो खुद को कैसे नॉरिश करते हैं, खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं या खुद को कैसे डेवलप करते हैं, तो वो करप्शन करके या किसी को धोखा दे करके, झूठ बोल करके, यही सब करके लोग खुद को नरिश करते हैं। फर्दर वो कुछ कैरेक्टर्स का नाम बोलते हैं जो कि फिक्शनल है, और इनके नाम यहाँ पे लाइक मिस्टर सिल्वेरो, हाकागावा, मैडम डी टॉनक्विस्ट, फ्रॉलिन वॉन कल्प, ये सब इनका ये मतलब है इन सारे कैरेक्टर को यहाँ पे रखने का, क्योंकि दिखाना ये चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में किस टाइप के कैसे कैसे लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं। सो यस, ये चारों जो कैरेक्टर है वो जेरोनसन बताते हैं, वो फिक्शनल है, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में इस टाइप के लोग हैं। सो लाइक
People like Mr. Silvero visits Limicos for nourishment from corruption and treachery. So एक मिस्टर सिल्वेरो है जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है, वो लिमिंगोस जाते हैं, एक सिटी का नाम है, खुद को नरिशमेंट करने के लिए। किस चीज से? तो करप्शन करके और ट्रेचरी करके। वहीं पे जो नेक्स्ट कैरेक्टर को वो नाम बोलते हैं हाकागावा, who only bows before the beautiful sculptures by the titans instead of appreciating them. कुछ वैसे भी लोग हैं हाकागावा टाइप के जो भी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है या जो भी ऐसा आर्टिस्टिक चीज है उसको बस उसके सामने वो नतमस्तक होते हैं, इंस्टीड ऑफ एप्रिसिएटिंग देम, बिना एप्रिसिएट करने के बजाय वो बस बो डाउन होते हैं, उसके आगे झुकते हैं। वहीं कुछ मैडम डी टर्नक्विस्ट टाइप के लेडीज जो ओनली लाइट्स एंड सेव द कैंडल इंस्टीड ऑफ प्रेइंग, एज वेल एज फ्रॉलिन वॉन कल्फ टर्न्स हर हेड इन हॉल ऑफ द चर्च। सो मैडम डी टर्नक्विस्ट टाइप की कुछ वुमेन हैं जो केवल बस ये चीज शो करती है कि उनका फेथ है रिलीजियस वैल्यू में, वो बिलीव करते हैं अपने गॉड ऑलमाइटी में, बस वो एक कैंडल जलाती है चर्च वगैरह में, बस दिखावे के लिए, लेकिन जो उनका ओरिजिनल फेथ है वो नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं लाइक कि फ्रॉलिन वॉन कल्फ, वो क्या करती है जब वो चर्च जाती है तो वो जीसस क्राइस्ट की तरफ या चर्च के सम्मुख ना होकर के उसके विमुख हो जाती है। तो कुछ इस टाइप। सो ओवरऑल ये बात दिखाना चाह रहे हैं जेरोंसन कि किस टाइप का सोसाइटी में, अपने सोसाइटी में किस टाइप से जो ह्यूमन वैल्यूज है उसका डिग्रेशन हो रहा है और लोग कैसे खुद को नॉइज कर रहे हैं। So nothing productive is happening and there is no substance in anything that is happening around him. So the speaker has no belief in supernaturals or religious faith. He is just an old man who lives in the draughty house. और फर्दर इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन करने के बाद वो खुद को बताते हैं कि has also no belief in supernatural or religious faith because seeing the people around us. So इस टाइप से इनका भी जो वैल्यू है, जो फेथ है, वो डगमगा गया हुआ है। In the next stanza, the speaker talks about rational knowledge, which has increased religious disbelief. अब ये बात करते हैं, पोएम में देखेंगे कि रेशनल नॉलेज का टाइप की साइंटिफिक नॉलेज या कह सकते हैं कि लॉजिकल नॉलेज जिस टाइप से वो डेवलप हुआ, और जैसे जैसे लॉजिकल नॉलेज लोगों का डेवलप हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, रिलीजियस डिसबिलीफ बढ़ता गया, उसमें इंक्रीमेंट आया। साइंस जैसे जैसे बढ़ा या फिर लोगों का जो रेशनल नॉलेज था वो बढ़ा, उसके बाद रिलीजियस जो बिलीव था लोगों का वो क्या हुआ, खत्म हुआ। सो सच टाइप ऑफ नॉलेज हैव मेड पीपल ब्लाइंड एंड देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर सच नॉलेज। अब ये जेरोंसन कहते हैं कि जिस टाइप से लोगों का ये जो रेशनल नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है और जो रिलीजियस बिलीफ है उनका वो उसका डाउनफॉल हुआ है, तो ये लोगों को क्या कर दिया है, अंधा बना दिया है, और इस अंधेपन का कोई इलाज नहीं है। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, फर्दर वो बात करते, बहुत फेमस लाइन है ये, हिस्ट्री हैज मेनी कनिंग पैसेज, सो द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री लिव्स हर इन अ कंफ्यूज स्टेट। वो बताते हैं कि जो लोगों का हिस्ट्री है, जो नॉलेज है हमारा हिस्ट्री का, वो क्या करता है, हमको एक कंफ्यूज स्टेट में छोड़ देता है, कंफ्यूज्ड स्थिति में छोड़ता है। एंड डिफरेंट एम्बिशियस रूलर्स हैव चेंज्ड हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स एंड वी फील प्राइड ओवर आवर हिस्ट्री। सो इनका कहना है कि हर जो भी रूलर्स वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डाइवर्ट किया, मैनिपुलेट किया। सो हम लोग उसी पे प्राइड करते हैं कि हमारा हिस्ट्री है, बट वो हमको और कुछ नहीं, बस एक कंफ्यूज्ड स्थिति में ला के रखती हुआ। द फैक्ट इज दैट इट जस्ट रिमेन्स इन आवर मेमोरी। लेकिन ये कहते हैं कि बस ये केवल हमारे मेमोरी में रहता है, एंड बट इट वॉज इम्पोज्ड टू अस, और बस हम लोगों पे इसको थोपा गया। द एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट सेव अस। चाहे हम हिस्ट्री को एक्सेप्ट करें या फिर रिफ्यूज करें, हाँ, ये हमें सेव नहीं कर सकता। एंड अननेचुरल वाइसेस आर सपोर्टेड एंड सीन एज हीरोइज्म एंड वर्च्यूज आर इम्पोज्ड ऑन अस बाय इनसेन क्राइम्स। और जो भी अननेचुरल वाइसेस है उसको हीरो की तरह दिखाया गया। मान लीजिए कि जो भी वॉर हुआ उसमें ढेरों सारे सोल्जर्स मारे गए और जो जीते वो हीरो बन गए, बट जो डेथ हुए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए नहीं कि बस तो कहने का मतलब है जो भी अननेचुरल वाइसेस है, लाइक कि जो भी हो, या आपका किसी को धोखा देना, जो मैनमेड वाइसेस है, मर्डर, लूटिंग, ये सब चीज उनके बारे में। सो उस टाइप के लोगों को आज क्या हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और जिनके पास वर्च्यू है उनको डिग्रेड किया जा रहा है।
फर्दर वो कहते हैं एडम और ईव के बारे में बात करते हैं कि एडम एंड ईव वेर एक्सपेल्ड फ्रॉम पैराडाइज आफ्टर ईटिंग एन एप्पल फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। हम लोग को पता है पैराडाइज लॉस्ट में क्या हुआ था पैराडाइज में। जो ईडन था तो उसमें क्या था कि एडम और ईव को भेजा गया था और ये मना किया गया था कि आप जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट नहीं खाने के लिए, लेकिन ये लोग खाए और जो गॉड के अगेंस्ट गए और उसके बाद इन दोनों को वहां से एक्सपेल्ड कर दिया गया क्योंकि उनको नॉलेज आ गया। सो सिमिलरली नॉलेज रिजल्ट्स इन टीयर्स, वॉर्स एंड सफरिंग। यही बात दिखाना चाह रहे हैं, जिस टाइप से जो रेशनल नॉलेज बढ़ रहा है वो क्या लाएगा आगे चल के, धीरे धीरे वो नॉलेज टीयर में बदलेगा, वॉर और फिर सफरिंग लाएगा। फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेंजा द स्पीकर यूजेस एनाफोरा थिंक एट लास्ट विच डिनोट्स हिज स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड। आगे वाले स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा कि बार बार वो कह रहे हैं थिंक एट लास्ट, जो कि उनका बिलीफ दिखाता है गॉड में। एंड ही होप्स दैट क्राइस्ट द टाइगर विल कम एंड डिवोर ऑल ऑफ अस। तो उनका ये बिलीव है कि जीसस क्राइस्ट का जो रिबर्थ होगा वो क्राइस्ट द टाइगर के रूप में होगा, और जब वो आएंगे तो क्या करेंगे, सबको खत्म कर देंगे। ही इज अनेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन व्हाइल लिविंग इन द रेंटेड हाउस। अब जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसमें वो काफी कंफ्यूज्ड है। देन इन द नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग को देखने को मिलता है कि जेरोन्सन का जो एलिनेशन है गॉड के साथ, उनका वो संबंध कैसे गॉड से जोड़ते हैं, अपना जो फेथ है वो गॉड से कैसे दिखाते हैं। तो ही सेज दैट ही विल सर्टेनली मीट हिम, उनको पूरा भरोसा है कि वो उनसे मिलेंगे। एंड ही वाज क्लोज टू हिम बट वाज रिमूव्ड। और वो कह रहे हैं जॉरेंसन की किसी समय वो उनके काफी क्लोज थे लेकिन वो अब उनसे दूर चले जा चुके हैं। He has lost his position and there is no need to restore because of the adulteration or manipulation. So जिस टाइप से सोसाइटी में बदलाव होना शुरू हुआ और जिस टाइप से उनका एज बढ़ता गया, धीरे धीरे वो गॉड से दूर होते चलेंगे। एंड ही हैज लॉस्ट हिज साइट। अब जो करंट सिचुएशन है, जेरोन्सन काफी एज्ड हो चुके हैं और उस एज में उनका जो साइट है वो स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, ये सब कुछ खो चुके हैं वो। So it seems impossible to make a closer contact with him, which means God, without sense of organs. और जैसे जैसे उनका सेंस ऑफ ऑर्गन वीक होता चला जा रहा है, वैसे वैसे उनका जो बिलीफ है गॉड के साथ एलिनेशन का वो उतना ही कमजोर होते जा रहा है। फर्दर वो बात करते हैं कि जो हमारा थॉट्स है, जो मल्टीपल हमारे दिमाग में थॉट्स आता है, वो काफ़ी है हम किसी को भी डाइवर्ट करने के लिए। अगर आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते हैं तो वो आपको डाइवर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पॉन्जेंट सॉसेस आपके जो मेम्ब्रेन्स है, आपके जो सेंसेस है, उसको एक्साइट करते हैं। सो द टर्म विल्डरनेस ऑफ मिरर, फर्दर एक टर्म का वो यूज करते हैं विल्डरनेस ऑफ मिरर, जो कि रेफर करता है हॉल ऑफ मिरर, वो एट वर्साइल वेयर साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल हैपेंड। अब वो बात कर रहे हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसमें किस टाइप से जर्मनी पे जो लोग जीते थे वो किस टाइप से उसको अपने कंट्रोल में लिए थे और किस टाइप से वो एक्सप्लॉइट किए थे। सो ये सारा कुछ प्लानिंग था, ये सारा चीज़ एक थॉट का ही नतीजा था कि ये सब चीज़ हुआ। और कहीं ना कहीं उसके बाद ऐसा सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल बीज बोया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। सो वैसा थॉट और फिर उस सारे थॉट को इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें कहीं ना कहीं ट्रेचियस लोगों का हाथ था, जो भी लोग ये प्लान किए और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। फर्दर वो कहते हैं पीपल लाइक ब्लैक एंड फ्रेस्का एंड मिस्टर कैमल आर आउट ऑफ देयर सेंटर्स। फर्दर वो फिर से फिक्शनल कैरेक्टर का बता रहे हैं, कुछ नाम ले रहे हैं। फिर से पीपल विच मीन्स पीपल्स अराउंड अस, द सी बोर्ड गर्ल फ्लाइज अगेंस्ट द विंडी नैरो ऑफ नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड, बिले आइसल। सो कहते हैं कि कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं है, सब कुछ जो भी लोग हैं या फिर बर्ड, इवन तक कि बर्ड क्या है, सब वॉन्डरिंग कर रहे हैं, कोई सर्टेन गोल नहीं है, कोई सर्टेन पर्पस नहीं है। एंड द स्पीकर इज वॉन्डरिंग इन हिज थॉट, और स्पीकर भी अपने जो थॉट्स है उसी में वो वॉन्डर कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। एंड हिज फेथ एंड ह्यूमन वैल्यू इज ड्रिवन टू ए कॉर्नर। और उनका जो भी फेथ है गॉड पे या उनका जो ह्यूमन वैल्यू है वो सब समझिए कि किनारे में जा चुका है, मतलब वो सेंटर्ड नहीं। So the speaker calls himself a tenant of the world. Finally,
अर्लियर वो बोले कि माई हाउस इज अ डिकेड हाउस, अब वो कहते हैं कि वो खुद को कहते हैं कि टेनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो खुद को इस वर्ल्ड का एक टेनेंट समझते हैं, एक रेंटर समझते हैं। सो उनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आए जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेसिमिज्म थिंकिंग आ रहा है, जो उनके वो तो खुद बूढ़े हैं, और फिर उनके इवन तक कि उनके जो ड्राई ब्रेन है, जो वैसा ब्रेन जिसमें कुछ फर्टाइल मतलब विचार नहीं आ सकता है, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। The speaker calls himself as a tenant of the world and multiple thoughts of pessimism appears in his dry brain in the dry season. So in this way ये poem end हो जाता है. So this was the video regarding T.S. Eliot, J. Ronson. Hope it will help you in your examination. Thank you all of